Assalamu alaikum, dear students. Here I am continuing with the chapter thermodynamics, and today's topic is about the thermodynamic processes, or we can say application of first law of thermodynamics. You might remember that first law of thermodynamics, as far as the mathematical formulation of first law of thermodynamics is concerned, that is dq is equal to du प्लस डी डब्ल्यू. सो मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से अगर फर्स्ट लॉ को आप समझना चाहते हो, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. सो वट एवर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, that heat is utilized in two ways. One, in increasing its internal energy, and second in doing the work of expansion. Okay, so आज बेटा हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को समझेंगे. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किनको कहते हैं? अब याद रखोगे बेटा, कोई सिस्टम आप ले लो. लेट अस कंसिडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, एंड यू नो देयर आर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज which decide the state of a system. सिस्टम की क्या स्टेट है, सिस्टम की क्या कंडीशन है, तो वो कुछ वेरिएबल से हमें पता चलता है, जिनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी कहते हैं या जिनको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. ओके, सो नाउ बेटा, अब अगर इन तीन वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, सपोज यू हैव दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इस सिस्टम में मान लो प्रेशर चेंज हो रहा है, या इस सिस्टम में मान लो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एनी ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज आर नोन एज thermodynamic processes. So thermodynamic process is said to occur when, तो आप कब कहते हो बेटा thermodynamic process हो रहा है? when any of the thermodynamic variable like pressure, volume, temperature change. किसी में फॉर एग्जाम्पल किसी सिस्टम में प्रेशर चेंज हो रहा है, आई कैन से दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज अकर्ड. अच्छा, किसी सिस्टम में वॉल्यूम चेंज आ रही है, आई कैन से दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज अकर्ड. किसी सिस्टम में बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आई कैन से दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज अकर्ड. अच्छा, किसी सिस्टम में ऐसा भी होगा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, अगेन दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. अच्छा, किसी सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगेन दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तो इसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आज जो प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. बेटा, जब मैं इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम दे रहा हूं, दैट मींस इसमें कोई ना कोई वेरिएबल डेफिनेटली चेंज होता होगा. तो बेटा, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक तो प्रेशर जो है ये भी चेंज होता है, और इस प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम भी चेंज होता है. लेकिन इस प्रोसेस में as far as the temperature is concerned, it remains constant. So what is isothermal process? It is a thermodynamic process in which pressure changes, in which volume changes, and in which the temperature remains constant. लेकिन बेटा, ये कैसे होता है और इस प्रोसेस में आप कैसे इन वेरिएबल्स को फिक्स, इस टेम्परेचर को फिक्स रखते हो, तो उसके लिए हम पहले ये समझेंगे बेटा, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस सिस्टम को बेटा मान लो, लेट अस कंसिडर वी हैव एन आइडियल गैस इनसाइड दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, नाउ बेटा, इस सिस्टम में
मैं क्या कर रहा हूं, सपोज हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सिस्टम. ओके, नाउ अगर आप चाहते हो कि इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट. तो इन ऑर्डर दैट द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट, तो बेटा इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहनी चाहिए ना. So that means if you want that for this thermodynamic process the temperature should remain constant, that means the internal energy of this system should remain constant. So when internal energy of this system should remain constant, what will be the change in its internal energy? So it should be zero. That means इसमें बेटा internal energy में कोई भी change नहीं आनी चाहिए. Then according to first law of thermodynamics, बोलो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से ये जो डी क्यू होता है ये बेटा होता है ना डी यू प्लस डी डब्ल्यू. लेकिन मैंने आपको कहा, लेट मी रिपीट दिस पॉइंट. सो in order the temperature should remain constant, that means the internal energy should remain constant. That means the change in internal energy must be equal to zero. So as from the first law of mathematical formulation of first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. Since in isothermal process what is du, zero. क्यों? क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूं कि ये जो गैस है, I have considered this gas as an ideal gas because we are studying ideal situations here. So ideal gas में जो internal energy बेटा होती है, it is function of temperature only. So अगर temperature change हुआ तो internal energy change होगी. अगर temperature fix है तो internal energy भी fix रहेगी. So here I want the temperature should remain constant. If the temperature is constant, internal energy is also constant and therefore the change in internal energy is zero. तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा, dq किसके बराबर निकला, dw. तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, dq इज इक्वल टू dw. इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जो भी हीट देते हो, सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है, दैट हीट इज होली एंड सोली यूटिलाइज्ड in doing the work of expansion. In doing the work of expansion. इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम को जो भी आप हीट देते हो उससे इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती है, तो कहां वो एनर्जी कहां गई, क्या वो डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं, but that is wholly and solely utilized in doing the work of expansion. जैसे आपने 10 जूल की हीट इस आइसोथर्मल प्रोसेस ने एब्जॉर्ब की, तो बेटा ये 10 जूल ऑफ हीट को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वर्क में. दैट मींस द एंटायर हीट will get converted into work, into mechanical energy. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप हीट देते हो, एब्जॉर्ब जो भी सिस्टम हीट करता है, वो हीट कहां जाती है, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. समझ आ रहा है बेटा. तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क ऑफ एक्सपेंशन तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव जब एक्सपैंड होगा सिस्टम, उस समय उस टाइम बेटा ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा. और अगर वर्क नेगेटिव है यानी कि कंप्रेशन हो रहा है बेटा, उस टाइम जो ये सिस्टम है ये क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम उस टाइम जो सिस्टम है उस टाइम ये सिस्टम हीट को इवॉल्व करेगा. सो ड्यूरिंग expansion or isothermal expansion, heat will be absorbed by the system. During isothermal compression, heat will be evolved by the system. Is that clear how isothermal process takes place? So अब further explanation मैं देना चाहता हूं इसके बारे में. तो बेटा अब आपने देखा कि इसमें
जो आप हीट देते हो एब्जॉर्ब करता है, वो सारी हीट किस में यूज होती है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन में। और अगर कॉम्प्रेस हुआ सिस्टम तो वहां अंदर हीट बनेगी ना बेटा। क्यों बनेगी? क्योंकि जब कॉम्प्रेस करोगे प्रेशर, वॉल्यूम तो घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा? प्रेशर के बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ जाएंगे बीच में। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से टेम्परेचर, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर फिक्स रहे, तो इसको क्या करना है? वो हीट वापस बाहर जानी चाहिए। सो वट एवर हीट इज एब्जॉर्ब्ड or whatever expansion or whatever compression is taking place, then during this compression the heat should be evolved, and during isothermal expansion heat should be absorbed. So यहां पर ये जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस हैं बेटा? अगर आप चाहते हो कि किसी सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो उसके लिए बेटा दो एसेंशियल कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस एक आइसोथर्मल प्रोसेस फुलफिल करना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन है वो बेटा? पहली कंडीशन है दैट द वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। The walls should be perfectly conducting. Okay बेटा? Why the walls should be conducting? वॉल्स इसीलिए कंडक्टिंग होने चाहिए ताकि जो हीट एक्सचेंज है वो आसानी से हो जाए बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए ड्यूरिंग एक्सपेंशन, और हीट इवॉल्व भी होनी चाहिए ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। वो तब पॉसिबल है जब उस सिस्टम के वॉल जो है बेटा वो कंडक्टिंग हो। सो द फर्स्ट कंडीशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस टू हैपन is that the wall should be perfectly conducting. And second, the process, the very important condition, should be very slow. बेटा सीधे लॉजिकल बात है, स्लो इसीलिए होना चाहिए कि जब ये एक्सपैंड होगा, that there should be a proper time for heat exchange between system and surroundings। यानी कि अगर ये सिस्टम 1 सेकंड में 2 जूल की वर्क कर रहा है, तो इसी 1 सेकंड में बाहर से कितनी हीट बेटा आनी चाहिए? 2 जूल्स। अच्छा, अगर ये सिस्टम 1 सेकंड में 10 जूल की वर्क करेगा, तो 1 सेकंड में बाहर से कितनी हीट आनी चाहिए? 10 जूल्स। लेकिन ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए क्या होना चाहिए? दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और दिस प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन शुड बी वेरी मच स्लो, सो दैट दिस सिस्टम वुड गेट अ प्रॉपर टाइम फॉर द हीट एक्सचेंज। ताकि ये जो है ना, इतना स्लो होना चाहिए ताकि इसको अच्छा खासा टाइम मिले ताकि ये बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करे। वरना ये क्या होगा? अगर ये प्रोसेस फास्ट हुआ तो ये सिस्टम अपने मॉलिक्यूल से इंटरनल एनर्जी को खींचेगा। यहां जो एक्सपेंशन होगा दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी एक्सपेंशन होगा दैट शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या करोगे आप? तो यहां पर ये जो प्रोसेस है स्लो होना चाहिए बेटा। क्यों स्लो होना चाहिए? ताकि जिस रेट पे एक्सपेंशन हो रहा है उसी रेट पे ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करना चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अच्छा, जिस रेट पे कंप्रेशन हो रहा है उसी रेट पे ये सिस्टम हीट को इवॉल्व करना चाहिए। सो ये तब पॉसिबल है जब प्रोसेस बहुत स्लो होगा। Is that clear? So these are the two basic conditions for isothermal process to occur. Okay, now
इसमें बेटा अगर आप इक्वेशन ऑफ स्टेट देखोगे, आपको पता है स्टेट वेरिएबल्स, व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ओके, नाउ आप क्या देखोगे यहां पे, यहां पर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं आइडियल गैस की ही बात करूंगा, गैस इज आइडियल एंड टेम्परेचर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज कांस्टेंट। तो क्या होगा बेटा, अब मुझे बताओ, जब ये सिस्टम एक्सपैंड होगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर विल डिक्रीज। सो यहां पर प्रेशर जो है बेटा, इट इज इनवर्सली proportional to volume, keeping T as constant। टेम्परेचर बेटा क्या रखा है, कांस्टेंट। सो प्रेशर यहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और शायद आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। सो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, इट फॉलोज बॉयल्स लॉ इक्वेशन। सो बॉयल्स लॉ यही है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग टी एज कांस्टेंट। तो बेटा यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट ये के कब, ये इसका प्रोडक्ट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस आइसोथर्मल प्रोसेस में कब कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर क्या रखते हैं constant. So when the temperature is fixed, then product of pressure and volume is constant. And this constant is also known as conditional constant. क्या कहते हैं बेटा इसको, कंडीशनल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं कंडीशनल कांस्टेंट, बिकॉज दिस कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। एंड व्हाट इज द कंडीशन, दैट द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर यहां टेम्परेचर में बदलाव आ गया, then this K will no more remain constant। ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V by I is equal to R is equal to constant, but वो constant भी, वो R भी तब कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। दैट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज कंडीशनल कांस्टेंट। सो दिस के हियर इज विच कांस्टेंट, कंडीशनल कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज नॉट ए कंडीशनल कांस्टेंट, क्योंकि वो किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। कैसी भी कंडीशन हो, G remains constant, but this K remains constant under certain condition. What is that condition? That the temperature should be kept constant. So this was about the equation of state beta. Now इसी isothermal process का हम क्या देखेंगे बेटा, we will find out the thermodynamic work. So worked during isothermal process. Isothermal process. So अब हम क्या देखेंगे बेटा, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बताया आपको, जो भी आप हीट, एक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, that heat is totally utilized in doing the work of expansion. Now let us consider a thermodynamic system in which the gas is ideal gas. Okay, we have kept an ideal gas inside it. Now suppose अब क्या हो रहा है, इस पे वर्क हो रही है, उससे इसमें एक्सपेंशन, सपोज हम ये मान रहे हैं कि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, एंड सपोज इसमें बेटा वॉल्यूम चेंज V आ रही है, ठीक है, और प्रेशर अंदर P है। सो यू माइट रिमेंबर, मैंने थर्मोडायनेमिक वर्क के लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको टोटल वर्क निकालनी हो, वो टोटल वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन और ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, where volume changes from V1 to V2। बेटा याद है आपको, मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक वर्क जो है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। सो व्हेन यू इंटीग्रेट प्रेशर with respect to the volume,
where the volume has its own limits V1 to V2, then it will give you the thermodynamic work. So अब मैं वर्क देखना चाहता हूं, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें जो बेटा वर्क होती है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी फॉर्मूला क्या है. सो आई वांट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द थर्मोडायनेमिक वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ टेल मी, ये जो P है बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, कंसिडर हमने जो गैस लिया है दैट इज आइडियल. कंसिडर द गैस इज आइडियल. और बेटा आपको पता होनी चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन राइट फ्रॉम 11th क्लास बेसिक्स में, केमिस्ट्री में आप पहले ही बेसिक में पढ़ते हो. एक आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, where nR number of moles, R is gas constant, T is temperature, P is pressure and V is volume. Is that clear? तो बताओ बेटा P यहां किसके बराबर निकलेगा? P निकलेगा बराबर N R T divided by V. Okay? So अब बेटा यहां पर इस P का वैल्यू बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेगी. सो वर्क डन बेटा किसके बराबर आएगी? इंटीग्रेशन V1 टू V2. बहुत अच्छे से मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाई है. आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी. N R T by V dV. ओके, सो नाउ आपको पता है इंटीग्रल्स में जो भी चीज कांस्टेंट होती है हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर करते हैं. सो आई विल टेक दिस N आउट, R आउट, सिंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो बेटा क्या करेगी, इस T को भी बाहर रखो, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज होता है ना. सो कीप इट देयर इनसाइड द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ dV by V, V1 टू V2. और आपको याद होगा इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ dx by x ln of x ln of x जिसको पढ़ते हो आप, या इंटीग्रेशन ऑफ dv by v. बेटा ये नहीं आएगा ln of v, तो क्या लिखेगी? n r t. ओके, क्या लिखोगे बेटा? ln लिखो या log टू द बेस e लिखो. यस, v where the limits are from V1 to V2. बेस कोई भी आप चेंज कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is log x, बट बेस क्या होती है उस लॉग को? बेस ऑफ e. सो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dv by v वो क्या आएगा? log ऑफ e. लॉग की बेस क्या रहेगी बेटा? e. क्योंकि इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़िए, आपको पता होनी चाहिए. आप नोटबुक से देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो इसमें तो ही कैन चेक हिज नोटबुक. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये इंटीग्रेशन क्या होती है. सो N R T. ओके, सो log टू द बेस E. तो बेटा इसको लिमिट देंगे इस V को. पहले कौन सा लिमिट देना है? अपर लिमिट V2 माइनस log टू द बेस E V1. ओके, तो बेटा क्या आएगा यहां पे? वर्क किसके बराबर आएगी? N R T. बेटा आपको पता है log m माइनस log n होता है बराबर log ऑफ m by n. सो शैल आई राइट इट? log टू द बेस E V2 by V1. Okay, because log m minus log n is log of m by n. But log to the base e, base change अगर करनी है, अगर इसको log to the base 10 बनाना है, then you know log to the base e is equal to 2.303 log to the base 10. This is the relationship between log to the base e and log to the base 10. So let us, क्योंकि usually books में या क्वेश्चंस में log to the base 10 होता है थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखा जाए, तो आप किसके बराबर वर्क को लिख सकते हो? 2.303 nRT log to the base 10 V2
by V1. So this is the thermodynamic work during isothermal expansion. तो बताओ बेटा थर्मोडायनेमिक या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितनी वर्क होगी या कॉम्प्रेशन में कितनी वर्क हो रही है, वो बेटा किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, उस गैस में कितने मोल्स हैं। अच्छा, वो डिपेंड करेगा आपने सिस्टम को किस टेम्परेचर पे फिक्स किया है। लाइक कोई सिस्टम है, मैंने उसको मेंटेन किया है 30 पे, और दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आई हैव मेंटेन्ड इट एट एन टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, सो उसमें ज्यादा वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा। अच्छा, it also depends upon the compression ratio or expansion ratio V2 by V1 final volume by original volume। तो सीधे यहां से पता चलेगा if V2 is greater than V1, इसका मतलब क्या हुआ, यहां क्या करवा रहा हूं मैं सिस्टम को? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में जब V2 V1 से ज्यादा है यहां वर्क पॉजिटिव आएगी ना बेटा। अच्छा, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन बेटा बताओ V2 होगा ना लेस देन V1, तो यहां वैल्यू क्या निकलेगा? V2 जब V1 से कम है, log ऑफ V2 by V1 विल बी नेगेटिव, क्योंकि ऊपर कम वैल्यू है नीचे ज्यादा है, तो वहां ओवरऑल वैल्यू जो log का निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। जैसे log ऑफ 1/2 इट इज माइनस समथिंग, log 2 इट इज 0.301, लेकिन log ऑफ 1/2 माइनस 0.3 आएगा। सो जब ऊपर वाला वैल्यू कम होगा नीचे वाला ज्यादा होगा तो लॉग लगा के वैल्यू नेगेटिव आता है, तो यहां वर्क डन उस टाइम क्या आएगी बेटा? नेगेटिव। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन वर्क इज नेगेटिव, बट दिस इज जस्ट अ मेयर साइन कन्वेंशन। बाकी जगहों पे ये चेंज भी हो सकता है, बट आपने अब यहां पर एक डिराइवेशन निकाली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो वर्क है ये किसके बराबर होती है, लेकिन वी कैन ऑल्सो राइट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। यू नो इक्वेशन ऑफ स्टेट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना V2 by V1 किसके बराबर आएगा बेटा? P1 by P2. So can I convert this volume into pressure? So can I write work done, isothermal work in terms of pressure? बेटा किसके बराबर आएगा बताओ? 2.303 N R T log to the base 10 P1 by P2 बेटा। तो you can also write down this thermodynamic work in terms of pressure. So this was about the work done during isothermal process. Now इसी isothermal process में हम अब इसका slope पढ़ेंगे बेटा। So let us discuss the slope of isothermal process. Slope of isothermal process। बेटा उसका मतलब क्या हुआ? स्लोप को समझने के लिए पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी नोन एज इंडिकेटर डायग्राम।